हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग से जुड़े हुए सवाल पूछे गए थे जून 2023 यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर के अंदर। इस पेपर को वन ऑफ द टफेस्ट पेपर भी कहा जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे सवाल पूछे गए थे और कैसे हम उसे हैंडल कर सकते थे। आइए फटाफट से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है जी, अ मल्टीनेशनल कंपनी कैन यूज विच प्राइसेस टू क्रिएट प्रॉफिट्स इन लो टैक्स रिजीम्स एंड लॉस इन हाई टैक्स रिजीम्स। तो प्यारे दोस्तों, हमारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो क्या टेक्निक इस्तेमाल करती हैं कि जहां पे उनको लगता है कि टैक्स कम है, जैसे एक कंट्री वन है और एक आपकी कंट्री टू है, उनको लगता है कंट्री वन में तो टैक्स बहुत कम है, वहां पे प्रॉफिट ज्यादा दिखाएंगी, और कंट्री टू में उनको लगता है टैक्स बहुत ज्यादा है तो वहां पे अपने लॉसेस दिखाएंगी या प्रॉफिट कम से कम दिखाएंगी। तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे ये ट्रांसफर प्राइसिंग का इस्तेमाल करते हैं, या फिर मैं कहूं गलत इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए हमारे इनकम टैक्स लॉ में भी ट्रांसफर प्राइसिंग से जुड़े हुए प्रोविजन डाले गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको जो दिए गए हैं, डिविजनल प्राइस, इंटर डिविजनल प्राइस, होल्डिंग कंपनी प्राइस या फिर ट्रांसफर प्राइस, तो करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर 4, ट्रांसफर प्राइस। तो कोशिश कुछ ऐसी रहती है कि आप जैसे कंट्री वन से कंट्री टू में सामान अगर भेज रहे हो तो आप उसकी जो कीमत है, कॉस्ट है, वो ज्यादा से ज्यादा दिखाओ ताकि प्रॉफिट कम आए कंट्री टू के अंदर, और यहाँ पे आपकी जो सेल प्राइस है वो ज्यादा होगी, कंट्री वन में प्रॉफिट ज्यादा आएगा और आपको टैक्स कम देना पड़ जाएगा। तो इसी चीज को देखते हुए हमने ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन बनाए हैं और उसमें आर्म्स लेंथ प्राइसिंग का प्रिंसिपल डाला हुआ है कि आप जो है अपनी मन मर्जी से प्राइसिंग नहीं डिसाइड कर सकते ट्रांसफर के लिए, आपको आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल यहां पे फॉलो करना होता है। चलिए, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, और ये आपका मोटर कार का जो परक्विजिट होता है उससे जुड़ा हुआ सवाल है। एम्प्लॉयर ने 1.8 लीटर यानी कि 1800 सीसी की जो गाड़ी है वो यहाँ पे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दे दी है, और लिखा गया है कि प्राइवेट पर्पस भी है और पर्सनल भी है, दोनों है, और ड्राइवर भी है यहाँ पे जो कि दिया गया है, और एम्प्लॉयर ने कुछ एक्सपेंसेस यहाँ पे रिकवर भी किए हैं। तो इस वाले केस में वो रेलिवेंट नहीं होते। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गाड़ी दे रहा है, पार्टली पर्सनल पार्टली प्राइवेट है, तो जो भी एक्सपेंसेस रिकवर हो रहे हैं उसकी कोई डिडक्शन वगैरह नहीं करी जाती है। तो इस केस के अंदर क्योंकि 1600 सीसी से ज्यादा की गाड़ी दी गई है, तो एक तो आपका परक्विजिट हो जाएगा 2400 रुपए महीने का, प्लस ड्राइवर का भी ऐड हो जाएगा 900 रुपए महीने का। तो ये 3300 पर मंथ हो गया, और पूरे साल का मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे तो 39,600 बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए, तो सवाल है जी यहाँ पर, X was appointed on 1st July 2022 as a lecturer in a university. He was continued on 30th April 2023. What would be the duration of the previous year for the assessment year 2023-24 for computation of income under the head salary? अभी यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपको पूछा जा रहा है कि अब जुलाई 2022 में लेक्चरर अपॉइंट कर लिया मिस्टर एक्स को, तो बहुत अच्छी बात है, मिस्टर एक्स की नौकरी लग चुकी है, बहुत बढ़िया। बट अभी पूछ रहे हैं कि उनका प्रीवियस ईयर का ड्यूरेशन क्या होगा असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। तो अगर असेसमेंट ईयर आपका 23-24 है तो प्रीवियस ईयर आपका एक इससे पिछला चलेगा, बिल्कुल 22-23 प्रीवियस ईयर आपका होगा। बट यहाँ पे जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि पहला जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं या पहली जब आपको सैलरी आती है, तो उस केस में आपका जो प्रीवियस ईयर है इट कैन बी लेस देन 12 मंथ्स, यानी कि जब से आपने काम शुरू किया तब से आपका प्रीवियस ईयर शुरू होगा। ऐसी एक्स की जब एम्प्लॉयमेंट शुरू हुई 1 जुलाई 2022 से, तब से उसका प्रीवियस ईयर शुरू होगा, तो 1 जुलाई से ये शुरू होगा और 31 मार्च तक प्यारे दोस्तों ये जाएगा। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। 31 मार्च के बाद तो ये जा नहीं सकता है, 31 मार्च तक ही रहेगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, विच आर दी अप्रोप्रिएट टैक्स प्लानिंग पर्सपेक्टिव्स इन केस ऑफ शट डाउन और कंटिन्यू डिसीजन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो बिजनेस को शट डाउन कर दें या कंटिन्यू कर दे, और टैक्स प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोच रहे हैं तो क्या चीजें ध्यान में रखेंगे। बिजनेस लॉस एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट एंड गेन। तो अगर आपका कोई बिजनेस का लॉस है या अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, आपने बिजनेस बंद भी कर दिया तब भी आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी और बिजनेस इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ वगैरह कर सकता है। तो ये चीज आपको अलाउड होती है, ये पता होना चाहिए, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। लॉस मेकिंग कंपनी एंड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में मर्ज टू अवेल द टैक्स बेनिफिट। तो अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो ये ऐसे इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अगर आप सोचे कि एक लॉस वाली कंपनी प्रॉफिट वाली कंपनी मर्ज कर ले तो उसके लॉसेस को ये एडजस्ट कर लेगी। तो जो लॉसेस वगैरह चले आ रहे हैं उसके,
तो उनको सेट ऑफ वगैरह करवाने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं शेयर होल्डिंग को लेकर, तो वो कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तभी बात बनती है, नॉर्मली बात नहीं बनती है। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा डाइसी है, इसे इंक्लूड करना। टैक्स बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 33AB एंड 115VT, तो ये आपका टी कॉफी रबर डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है और ये आपका टनेज टैक्सेशन से जुड़ा हुआ है। ये कुछ स्पेशल है आपके लिए सेक्शंस, जिसमें आपको स्पेशल डिडक्शंस मिल जाती है। They may be withdrawn and liable to tax for the year in which the business is discontinued, तो ये आपको जो स्पेशल बेनिफिट्स मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे अगर आप बिजनेस को बंद कर देते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। कंडीशन ऑफ 80IB 80IC ऑफ द एक्ट डिडक्शन इज अलाउड टू सच अंडरटेकिंग। अब ये तो लाइन ही ना मेरे को इनकम्प्लीट सी लग रही है, अधूरी लग रही है, क्या कहना चाह रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। 80IB 80IC के अंदर अगर डिडक्शन मिल रही है तो वैसे ही आपको कोई टैक्स नहीं लग रहा होगा, तो क्या कहना चाह रहा है समझ नहीं आ रहा। A person has more than one business, the loss making business may not be discontinued, तो अगर एक ही पर्सन है उसके दो बिजनेस हैं, लॉस है एक में और एक में प्रॉफिट है, वो इन दोनों को सेट ऑफ कर सकता है और अपना टैक्स कम कर सकता है, तो ये एक पर्सपेक्टिव को वो ध्यान में रख सकता है। तो ऑप्शंस में थोड़ी सी ना लैक ऑफ क्लैरिटी मुझे जरूर लगी यहां पर, और अगर मैं यहां पर अपने ऑप्शंस को नजर डालता हूं तो ए तो मुझे लग रहा है पक्का से आ जाना चाहिए, और अगर ए आना चाहिए तो मेरे को यहां से 2 और 3 को हटाना पड़ेगा, तो ए और सी तो फिर आ ही रहे हैं। डी और ई में से मैं कोई चूज करता हूं, कौन सा चूज करूं, तो यहाँ पे डी वाला स्टेटमेंट ना थोड़ा सा अधूरा, थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लग रहा है, और ई वाला जो स्टेटमेंट है उसके अंदर कुछ टैक्स प्लानिंग हो सकती है कि लॉस को प्रॉफिट से सेट ऑफ कर लिया, तो लॉस वाले बिजनेस को कुछ साल और चलाना चाहते हो तो चला भी सकते हो अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में उससे प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। तो ए सी और ई एनटीए ने आंसर दिया और यही यहाँ पे अप्रोप्रिएट भी लग रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर एग्रीकल्चरल इनकम। तो एग्रीकल्चरल इनकम आप सभी जानते हैं इनकम टैक्स में काफी कंसेशंस मिल जाते हैं, आपका टैक्स नहीं देना पड़ता, तो कौन सी एग्रीकल्चर इनकम में आएगी आपको ये बताना है। इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोन ट्रीज, ग्रास एंड बेम्बू। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपकी स्पॉन्टेनियस ग्रोथ है ग्रास की, ट्रीज की, और अगर आप उसे सेल कर रहे हैं तो आप उसे एग्रीकल्चर इनकम में कंसीडर नहीं करते हैं। रेंट एंड रेट डिराइव्ड फ्रॉम लैंड, तो यहाँ पे ना इस लाइन को थोड़ा सा इनको और क्लेरिफाई करना चाहिए था, ऐसे नॉर्मल लिख दिया कि रेंट आपको लैंड से मिल रहा है, अब ये तो लिखता है कि एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चर ऑपरेशन हो रहे हैं उस पे, तो अगर ऐसा केस है तब तो ये एग्रीकल्चर इनकम में आती, तो अभी इसे थोड़ा सा साइड पे रख के चलते हैं, आगे की स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम मेकिंग द प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केटिंग, देखो जो भी आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उससे जो भी इनकम आएगी वो एग्रीकल्चर इनकम होगी, बट ऐसा नहीं होता कि आप एज इट इज अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट में जाकर बेच देते हैं। जो भी आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है कुछ सफाई उसकी करेंगे और फिर जाके आप उसे मार्केट में बेचेंगे। आपका सब्जी वाला जो आपको सब्जी देकर जाता है उसमें थोड़ा बहुत वो कुछ सफाई वगैरह करके प्रॉपर फिर आपको सब्जी देता है, अगर वो बिल्कुल वैसे ही ले आएगा जैसे उगी थी तो शायद आप ना खरीदे उसको, तो थोड़ा बहुत करना अलाउड है, बट अगेन ये मार्केटिंग वर्ड डाल के ना थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर क्रिएट कर दी इन्होंने, तो ये वाला पॉइंट आ सकता है। इनकम फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अब देखो क्या है कि आपकी कोई लैंड है, अब यहाँ पे इन्होंने क्लेरिफिकेशन नहीं दिया, जो नॉर्मली क्या होता है हमारे जो फार्म हाउस होते हैं जो एग्रीकल्चर लैंड के साथ बनाए होते हैं जहां पे हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखते हैं, तो उनकी इनकम को तो एग्जेम्प्ट किया गया है, बट यहाँ पे इसने ना लैंड वर्ड यूज कर दिया, तो लैंड का मतलब तो कोई भी लैंड पे आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखा हुआ है, जैसे कोई भी गोदाम है आपका, तो किसी गोदाम में अगर अगर आप फल सब्जियां रखते हैं तो क्या उस गोदाम का रेंट हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, तो ऐसा ऐसा तो नहीं होगा आपका, तो ऐसे तो हर कोई अपने गोदाम की इनकम को एग्जेम्प्ट बना लेगा, तो ऐसा तो नहीं होता, ये अलाउड नहीं होता, तो डी वाला तो अलाउड नहीं होना चाहिए हमारा। इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, जैसा भी आपके साथ डिस्कस किया, अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल होती है तो ये एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ना एग्जामिनर ने कुछ स्टेटमेंट्स को ना अच्छे से क्लैरिफाई नहीं किया, इस वजह से कंफ्यूजन थोड़ी सी क्रिएट कर दी है, तो ए वाला और डी वाला आई थिंक हम काट सकते हैं, ए वाला तो पक्का से काट सकते हैं और डी वाला भी अगर काट देंगे तो हमारे पास ऑप्शन 1 बचेगा विच इंक्लूड्स योर बी वाला पॉइंट, सी वाला पॉइंट और ई वाला पॉइंट, जो कि काफी हद तक एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बन सकते हैं, और आप इसे ही मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे बोलेंगे, एंड दिस इज द ऑफिशियल आंसर गिवन बाय एनटीए। It is an art of dodging tax without actually breaking the law. This is related with. बताइए कितनी अच्छी लाइन लिख दी है यहाँ पर, और यहाँ पे कह रहे कि आपने टेक्स्ट जो है उसको बचा लिए, आपने लॉ ब्रेक नहीं किया, तो ये क्या चीज है, कंफ्यूजन होगा प्लानिंग के अंदर या अवॉइडेंस के अंदर। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे प्लानिंग के अंदर तो आप जो टैक्स लॉ के अंदर जो बेनिफिट्स दिए हुए हैं उनको अवेल करते हैं, अवॉइडेंस के अंदर आप टैक्स लॉ को इस तरीके से मैनिपुलेट कर लेते हैं कि आपको टैक्स ना देना पड़े, और यहाँ पे आप ऐसे ही कर रहे हैं, डॉचिंग कर रहे हैं।
आप लॉ को ब्रेक नहीं कर रहे, आप फिर भी आप टैक्स को अवॉइड कर जा रहे हैं। सो दिस इज अ क्लियर केस ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। इवेजन नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, प्लानिंग में कंफ्यूजन हो सकता है, बट बेटर टर्म इज टैक्स अवॉइडेंस। तो इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा, टैक्स अवॉइडेंस इसका आंसर बनेगा। चलिए यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का सवाल है और ये सारी टर्म्स आपकी आ रही हैं मैनेजमेंट, अवॉइडेंस, इवेजन, प्लानिंग वाली। देखते हैं कि कैसे इनको मैच करेंगे। द पर्सन इज लायबल टू पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन। तो अगर आप टैक्स इवेट करते हैं तो ये चीजें आप पे लागू हो सकती है और इसीलिए एक को 3 से मैच कर सकते हैं जी। टैक्स इज रिड्यूस्ड बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ लूप होल्स ऑफ द लॉ। तो लूप होल्स का एडवांटेज ले रहे हैं तो इट इज अ टैक्स अवॉइडेंस, तो आप इसे सेकंड से मैच कीजिए। मेन एम इज कंप्लायंस विद लीगल फॉर्मेलिटीज। तो आप जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है आप उनको कंप्लाई कर रहे हैं। और हमारे पास अब 2 बचे हुए, टैक्स मैनेजमेंट बचा हुआ है और आपका बचा हुआ है जी टैक्स प्लानिंग। ठीक है जी, अब मैनेजमेंट और प्लानिंग में से आपको चूज करना है, तो कौन सा वाला चूज करेंगे? देखो, टैक्स मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो भी आपकी टैक्स की कंप्लायंसेस हैं आप उनको टाइमली करते रह रहे हैं। जैसे आपको एडवांस टैक्स देना है तो आप दे देते हैं, रिटर्न फाइल करने हैं तो आप कर देते हैं। तो ये लीगल फॉर्मेलिटीज की कंप्लायंसेस जनरली अ पार्ट ऑफ टैक्स मैनेजमेंट, तो इसे 1 से मैच करेंगे। और इसके बाद है टैक्स प्लानिंग। तो कहा गया टैक्स प्लानिंग जो है इट इज गोइंग टू बी अ गाइड इन डिसीजन मेकिंग, तो यही बचा है और इसी से मैच कर देंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 प्यारे दोस्तों बन जाएगा। सवाल है जी यहाँ पर, when the income of a minor child is clubbed with the income of mother or father, how much deduction will be allowed to mother or father? क्लबिंग का केस है। किसकी क्लबिंग हो रही है? एक माइनर की, एक बच्चे की जो इनकम है उसकी क्लबिंग हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए कब क्लबिंग होती है और कब नहीं होती है, पर सवाल इस पे नहीं है। सवाल उस पे है कि अगर क्लबिंग हो रही है तो मदर फादर को कितनी रिडक्शन मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगी। तो सेक्शन 10 के अंदर ऐसी एग्जम्पशन प्रोवाइड करी गई है प्यारे दोस्तों। सेक्शन 1032 के अंदर, इनकम टैक्स लॉ का सेक्शन 1032 है, उसमें एक्सप्रेसली बताया गया है कि जिस भी पेरेंट की इनकम में माइनर की इनकम जोड़ी जा रही है उसे 1500 पर एनम की एग्जम्पशन यहां पे मिल जाएगी। यानी कि मदर या फादर जिसमें भी इनकम जुड़ रही है उसे 1500 पर एनम की एग्जम्पशन मिल जाती है और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स इन असेंडिंग ऑर्डर, सेक्शन 207 से 211 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब ये मेरे को लगता है ना एग्जामिनर कुछ ज्यादा ही डीप चला गया। अब एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको सेक्शन 207, 208, 209, 210 और 211 पता है कि क्या क्या है और आप इसे सही ऑर्डर में लगाओगे कि कौन सा प्रोविजन पहले वाले सेक्शन में है और कौन सा प्रोविजन आपके बाद वाले सेक्शन में है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे यहाँ पे देखो याद करना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर मैं आपको ये सीक्वेंस दिखाऊं तो सीक्वेंस कुछ इस तरीके से है। सेक्शन 207 बात करता है आपकी लायबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स की, कि कब आप लायबल होंगे एडवांस टैक्स पे करने के लिए। तो अगर आप इन सभी को पढ़ के एक बार ये अंदाजा लगा लेते हैं कि सबसे पहले लायबिलिटी फॉर पेमेंट की बात होनी चाहिए, तो उस बेसिस पे आप शायद ये सोच ले कि 2 या 3 में से आंसर हो सकता है। और उसके बाद आपके बी डी ई तो आप पकड़ लेंगे कि सेम चल रहे हैं। लास्ट में आप सी और ए में जाके फंस देंगे कि सी और ए में से कौन सा लास्ट में यहां पे आएगा। तो लास्ट में क्या चीज आएगी वो फिर आपको कंफ्यूज करेगी। तो इस केस में बेस्ट आंसर चूज करना या राइट आंसर चूज करना काफी ज्यादा टिपिकल था। तो सेक्शन 207 है लायबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स। व्हेन डज लायबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स अराइज, ये सेक्शन 208 है। कंप्यूटेशन 209 में आती है और लायबिलिटी टू, इसके अलावा यहाँ पे सेक्शन 210 जो है प्यारे दोस्तों हमारा, वो यहाँ पे बात करता है हमारे पास पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स बाय द एसएससी ऑन रिकॉर्ड। और उसके बाद फाइनली सेक्शन 211 जो हमारे पास है वो यहाँ पे बात करता है आपकी कि आपकी ड्यू डेट्स वगैरह क्या रहती है एडवांस टैक्स की पेमेंट की। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ना वो बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों अगला सवाल है, टैक्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। तो टैक्स प्लानिंग में कौन सी चीजें, कौन से फीचर्स आ जाते हैं? इट इज एन इनहेरेंट राइट ऑफ द टैक्स पेयर। क्या प्लानिंग करना टैक्स पेयर का इनहेरेंट राइट है, हक है, प्लानिंग कर सकता है। बट अभी स्टेटमेंट को अभी साइड में रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन एग्जम्पशंस, डिडक्शंस एटसेट्रा। तो ये तो पक्का से सही है कि टैक्स प्लानिंग के लिए आपको कुछ डिडक्शन एग्जम्पशन लेनी पड़ती है, ये वाली तो पक्का आएगी, बी वाली तो पक्का आंसर में आनी चाहिए। ट्रांजैक्शन टेक्स द फॉर्म ऑफ कलरेबल डिवाइसेस। तो कलरेबल डिवाइसेस का मतलब होता है कि आप यहाँ पे कुछ टैक्स डिपार्टमेंट से छुपा रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आप यहाँ पे अपना जो टैक्स है उसे अवॉइड या इवेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसे कलरेबल डिवाइसेस प्लानिंग के अंदर नहीं आते, अवॉइडेंस या इवेजन में आ सकते हैं, यहाँ पे नहीं आएंगे, तो इसे तो पक्का से काट दो। इट इज लीगल एंड एक्सेप्टेड बाय जुडिशरी। तो टैक्स प्लानिंग बिल्कुल लीगल है, इसमें कोई इलीगल वाली बात नहीं है, जुडिशरी सब एक्सेप्ट करते हैं इसे।
इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर। अब जो भी प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, डिडक्शन एग्जम्पशन है, उसे प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करते हैं अपने रिटर्न वगैरह में कि हाँ ये डिडक्शन हम क्लेम कर रहे हैं। तो ये भी आ सकता है आंसर में। तो बी और डी तो पक्का पक्का आ रहे हैं, और बी और डी अगर पक्का आ रहे हैं तो यहाँ पे 4 वाला तो कट रहा है। अब बी और डी के साथ आपको एक चूज करना है, या तो आप ए चूज करेंगे या आप सी चूज करेंगे। सी तो नहीं आएगा, ये तो हमने देख लिया। तो ए चूज करें या ई चूज करें। तो ई वाला बेटर है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर, ये वाला बेटर है। और करेक्ट आंसर इन्होंने ऑप्शन नंबर 2 दिया है। मैं मानता हूं कि इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन हुआ होगा शायद आपको एग्जामिनेशन हॉल में कि 1 चूज करूं या 2 चूज करूं। एग्जामिनर ऐसे ही कुछ सवाल अब बना रहे, काफी क्लोज ऑप्शंस अब आ रहे हैं। और ए वाला भी पूरे तरीके से गलत नहीं है यहाँ पर, ई वाला शायद ज्यादा अप्रोप्रिएट है, बट ए वाला भी पूरे तरीके से गलत नहीं है। बट एनटीए ने आंसर ये चूज किया, तो वी हैव टू गो विद दिस आंसर। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, तभी यू विल गेट द आइडिया कि एनटीए का दिमाग कैसे चलता है, और तभी आप अगले अटेम्प्ट में अपना बेस्ट शॉट दे पाएंगे। अगला सवाल है, पिन मनी इज यूज्ड फॉर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है पिन मनी का। तो प्यारे दोस्तों, जो हस्बैंड लोग होते हैं ना, वो अपनी वाइफ को हर महीने खर्चे का पैसा देते हैं। और ये वाइफ जो होती है ना, बड़ी शातिर होती है। शातिर तो क्या कहूं, मतलब बड़ी होशियार होती है, बड़ी चालाक होती है। और जैसे 10,000 रुपए मान लीजिए हस्बैंड ने दिए, तो वो खर्चा तो करेंगी, घर भी चलाएंगी, और घर चलाने के साथ साथ इतनी होनहार होती हैं वाइफ्स की आपके कुछ पैसे बचा लेती हैं। जैसे 10,000 दिए तो 8,000 तो घर के लिए खर्च दिए, बट 2,000 वो बचा लेंगी। और ऐसा हर महीने वो 2-2 हजार बचाती रहेंगी। और ये 2-2 हजार की कुछ एफडी करा देंगी, कुछ आरडी करा देंगी, कुछ भी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर देंगी, ताकि ये पैसा अलग से एक्यूमुलेट होता रहे। आपको बिना बताए शायद ये काम हो जाएंगे। तो इनकम टैक्स लॉ में इसे पिन मनी बोला जाता है। और ये जो पिन मनी, जैसे वाइफ ने 2-2 हजार रुपए एक्स्ट्रा यहाँ पे जनरेट कर लिए, और इस पे वाइफ को कोई टैक्स नहीं देना, ये वाइफ की इनकम नहीं है। और अगर ये इन्वेस्ट करके भी कोई इनकम जनरेट हो रही है, तो उस पर कोई क्लबिंग वगैरह के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। तो ऐसी बातें इनकम टैक्स लॉ के कंटेक्स्ट में ध्यान में रखनी होती है। फिलहाल पिन मनी वो पैसा है जो कि हस्बैंड अपनी वाइफ को दे रहा है। अ वुमन गेट्स फ्रॉम हर हस्बैंड अ सर्टेन अमाउंट, एंड दिस इज रेफर्ड टू एज द पिन मनी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। आई होप आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा। ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए, तो यहां पे सवाल है हमारे पास, व्हाट आर द कंडीशंस इन विच यूनिलेटरल रिलीफ इज ग्रांटेड इन केसेस वेयर सेक्शन 90 इज नॉट एप्लीकेबल इन इनकम टैक्स। तो प्यारे दोस्तों, हमारे इनकम टैक्स के अंदर एक सेक्शन 90 है और एक सेक्शन 91 है। तो सेक्शन 90 बात करता है कि अगर आपकी इनकम 2 कंट्री में टैक्स हुई है, और अगर उसके साथ हमारा कोई समझौता, कोई एग्रीमेंट हुआ है, तो उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आप कंसेशन ले सकते हैं, रिलीफ ले सकते हैं। बट अगर एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर सेक्शन 91 के अंदर आप रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। तो आपके जो यूनिलेटरल रिलीफ के प्रोविजन है, उनके ऊपर ये सवाल है, ये प्रोविजन सेक्शन 91 में डाले गए हैं। और कौन सी कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए रिलीफ लेने के लिए, वो ये सवाल आपसे पूछ रहा है। असेसी शुड बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। तो जैसे एक जनाब हैं, इनकी कुछ इंडिया की इनकम है, और लेट्स सपोज कोई भी कंट्री एक्स कंट्री वाई की इनकम है, जिसका इंडिया के साथ में एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो अब इनकी 2 कंट्री में इनकम है। अब कंट्री एक्स वाली जो इनकम है, उस पे इन्होंने कंट्री एक्स में टैक्स पे कर दिया। अब इंडिया से वो रहम मांग रहे हैं कि अरे मैंने उस पे टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया, मुझे माफ कर दो, अब इस पे और टैक्स मैं नहीं देना चाहता। तो उसके लिए क्या कंडीशंस उनको पूरी करनी पड़ेंगी। तो ये जनाब की कंडीशंस क्या है वो आपको बतानी है। तो ये जनाब, असेसी शुड बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। तो रेजिडेंट होंगे तभी तो इस इनकम पे टैक्स पड़ रहा होगा इनको। अगर रेजिडेंट नहीं होंगे तो बाहर वाली इनकम पे वैसे ही नहीं टैक्स देना होता, तो इंडिया वाली पे ही देना होता है। तो रेजिडेंट तो होंगे, ये वाला तो आप टिक कर सकते हैं। इनकम शुड हैव एक्रूड आउटसाइड इंडिया। तो बिल्कुल आउटसाइड इंडिया इनको इनकम अक्रू हुई है, कंट्री एक्स बाहर है, वहां से इनकम अक्रू हुई है। असेसी शुड नॉट हैव पेड टैक्स इन सच फॉरेन कंट्री बाय डिडक्शन। तो भैया असेसी ने टैक्स वहां पे पे किया होगा तभी तो रिलीफ क्लेम करेगा, नॉट वर्ड यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इनकम शुड नॉट बी एक्रूड आउटसाइड इंडिया। तो अरे अभी तो कहा कि इनकम आउटसाइड इंडिया एक्रू होनी चाहिए, तो ये वाली तो स्टेटमेंट गलत हो गई। इनकम शुड बी टैक्स्ड बोथ इन इंडिया एंड फॉरेन कंट्री विद विच इंडिया हैज नो एग्रीमेंट फॉर रिलीफ। तो यही बात तो हम कर रहे हैं कि दोनों कंट्री में टैक्स पड़ रहा है, इंडिया का कोई एग्रीमेंट भी नहीं है, इसीलिए तो ये रहम की भीख मांग रहा है, इसीलिए तो कह रहा है अरे मुझे रिलीफ दे दो। तो इस ई वाला पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो ए, बी और ई यहाँ पे इंक्लूड होंगे आंसर में। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए, तो यहां पे सवाल है, व्हेन नो लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स इन एडवांस अराइज बाय एन असेसी ऑन हिज इनकम इफ टैक्स पेबल इज। तो प्यारे दोस्तों, बहुत ही सीधा, बहुत ही आसान सवाल है।
आई एम डैम श्योर कि जब पेपर दे रहे होंगे स्टूडेंट्स और ये सवाल आया होगा तो सब एक बार खुश हो गए होंगे कि कोई आसान सवाल आया। और अगर आपकी जो यहाँ पे एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बनती है, अगर आपका टैक्स पेबल 10,000 से नीचे है तो आपको एडवांस टैक्स नहीं चुकाना होता, उसकी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह की कोई जरूरत नहीं होती है। 10,000 से ऊपर है तभी जरूरत होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 का प्यारे दोस्तों बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, अ बिजनेस हैज बीन डिसकंटिन्यूड इन द प्रीवियस ईयर 2021-22, द बिजनेस लॉस। अब एक बिजनेस जो है हमने उसे बंद कर दिया, अब उसका जो लॉस है उसका आगे क्या होगा। तो ध्यान रखिए, अगर आपने बिजनेस बंद कर दिया और उसमें कोई आपको लॉस था तो आप उसे आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी और बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं, कैन बी कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो हाँ बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, और जो आपको टाइम पीरियड गिवन है इनकम टैक्स लॉ में तभी तक कर सकते हैं। कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन और इनकम अंडर एनी हेड, तो ऐसा नहीं है, आप केवल बिजनेस और प्रोफेशन वाली जो इनकम है उसी से इसे सेट ऑफ कर सकते हैं। और इसके अलावा कैन बी कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ फॉर इनडेफिनिट पीरियड वेदर बिजनेस इज कैरिड और डिसकंटिन्यूड, तो इनडेफिनिट पीरियड तो नहीं है, 8 साल के लिए बिजनेस लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का इंडेफिनिट पीरियड होता है बट इसका नहीं होता। कैन बी कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ फॉर 6 इयर्स वेदर बिजनेस इज कैरिड और डिसकंटिन्यूड, तो 6 इयर्स नहीं होता आपका, 8 इयर्स तक आप इसे कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकते हो। तो ये क्योंकि 8 इयर्स वाला प्रोविजन होता है ना कि इंडेफिनिट का, तो सी और डी वाले भी गलत हो जाते हैं। और करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। चलिए प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, व्हाट आर द करेक्ट स्टेप्स ऑफ द प्रोसीजर्स ऑफ ई फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न। तो इनकम टैक्स रिटर्न की आजकल क्या होती है, ई फाइलिंग होती है, और कंप्यूटर पे बैठकर आप अपनी रिटर्न आसानी से फाइल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके क्या स्टेप्स फॉलो होंगे, आपको उसे करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये सवाल तो ऐसा है कि ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, फटाफट से आपने पकड़ लिया होगा कि पहला स्टेप है कि आप इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे और लॉगिन करेंगे। ये आपका पहला स्टेप यहाँ पे होने वाला है। तो पहले आपने अपना लॉगिन क्रिएट कर लिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे, ये बिल्कुल वैसी है जैसे आपने पहली बार फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाया होगा, वैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे भी आप अपना जो अकाउंट है वो यहाँ पे बना लेंगे। उसके बाद जो भी आपकी डिटेल्स है वो फिल आउट करेंगे और अपना जो टैक्स है वो आप यहाँ पे कंप्यूट कर लेंगे, आपकी रिटर्न एक तरीके से तैयार हो जाएगी। अब उस रिटर्न को आपको करना है अपलोड। तो अभी क्या है जी, अभी आपको, आपने टैक्स कंप्यूट कर लिया, टैक्स की पेमेंट कर दो और रिटर्न को अपलोड कर दो, तो टैक्स की पेमेंट इसके बाद आ जाएगी। ये आपका थर्ड स्टेप बन जाएगा कि आपकी जो भी टैक्स की पेमेंट बचती है आप उसे पे कर दो, कुछ तो टीडीएस वगैरह कटे होंगे, जो बैलेंस टैक्स बचता है आप उसे पे कर दो। और उसके बाद आपको जो आपकी रिटर्न है वो अपलोड कर देनी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे। तो एक एक्सएमएल फाइल जनरेट होती है जिसे आप अपलोड कर लेते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे, और उस पे अपने सिग्नेचर भी कर देते हैं। अब आज की डेट में तो डिजिटल सिग्नेचर हो जाते हैं। और इसके बाद, या अगर आप सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं तो फिर उस केस में आपका जो आईटीआर फॉर्म वी है, जो कि बेसिकली यहाँ पे आपका जो समरी निकल कर आता है वेरिफिकेशन के लिए जिसे आपको कंसीडर करना होता है, तो दैट इज गोइंग टू बी सेंड टू दी सीपीसी, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर है। आप उसे वहां पे साइन करके भेजते हैं अगर आप डिजिटल सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं। अगर आपने डिजिटल कर दिए तो फिर इसकी जरूरत नहीं होती है, तो लास्ट में ये स्टेप भी आपका एड ऑन हो सकता है। तो करेक्ट सीक्वेंस हमारी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 के अंदर बन रही है, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। प्यारे दोस्तों यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का सवाल है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको यहाँ पे दे रखी हैं, और यहाँ पे आपको टीडीएस के रेट दिए हुए हैं और आपकी इनकम दे रखी है, आपको बताने की कौन सी इनकम पे कितना टीडीएस का रेट है। बट प्यारे दोस्तों यहाँ पे ना ट्विस्ट है सवाल के अंदर, यहाँ पे नॉन रेजिडेंट इंडियन लिखा हुआ है। अब ये सवाल ना नॉर्मली पेपर में नहीं पूछते हैं, एनआरआई को लेकर जो हमारे टीडीएस के प्रोविजन है उनको लेकर पेपर में सवाल नहीं आता है, बट यहाँ पे इन्होंने इस बार पूछ लिया है। तो नॉन रेजिडेंट का जो टैक्सेशन है इट इज एज पर सेक्शन 195, उसका जो टीडीएस है इट इज एज पर सेक्शन 195। और अगर हम सेक्शन 195 के प्रोविजंस को देखते हैं तो यहाँ पे आपके कुछ रेट्स अलग हो जाते हैं नॉन रेजिडेंट के लिए, तो उनके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर यहाँ पे देना है। और मुझे लगता है कि काफी कम स्टूडेंट्स ही शायद इसका सही आंसर दे पाए होंगे। तो यहाँ पे आपकी सबसे पहली इनकम दे रखी है इनकम फ्रॉम डिविडेंड। तो अगर इनकम फ्रॉम डिविडेंड की बात करें तो इस केस में आपका 20% होता है नॉन रेजिडेंट के लिए। इनकम बाय वे ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रेफर्ड इन 111A,
तो इस पे प्यारे दोस्तों आपका जो टैक्स का रेट रहता है इट इज 15%। नॉर्मली हमारा भी 15% ही होता है। इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, तो ये तो वैसे भी नॉर्मली आपका 30% ही होता है, इस केस में भी 30% ही हो जाएगा। और बाकी है रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पेबल बाय गवर्नमेंट, इस पे आपका जो रेट है यहाँ पे 10% का हो जाएगा। और इसीलिए अगर आप करेक्ट मैचिंग यहाँ पे बनाने लगेंगे तो आपकी करेक्ट मैचिंग ऑप्शन नंबर 3 की बनेगी। अगर आप बी और सी वाले जो हैं उनसे भी कुछ अंदाजा लगाकर 15% 30% कर लेते तो भी शायद आपका काम आसान हो जाता, आप आंसर मार्क कर लेते। बट स्टिल इट वाज एन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि नॉन रेजिडेंट के टैक्सेशन के ऊपर सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बट इस बार उन्होंने यहाँ पे पूछ लिया। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है, which expenses are expressly disallowed under profits from business और profession। तो पीजीबीपी का सवाल है कि कौन से एक्सपेंसेस आपको डिसअलाउ किए गए, अलाउड नहीं है। सैलरी पेड आउट ऑफ इंडिया और टू अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। तो प्यारे दोस्तों आपका जो सेक्शन 40 है ना, उससे जुड़ा हुआ सवाल है, और उसके अंदर आपको लिखा हुआ है कि अगर आप नॉन रेजिडेंट को या बाहर कुछ पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी की पेमेंट या और कोई पेमेंट है, तो उस केस में आपको पहले टैक्स काट लेना है, ऐसी डिडक्शन आपको कर लेनी है, अदरवाइज आपको डिडक्शन जो है एक्सपेंस की नहीं मिलेगी। तो ऐसी चीज वहां पे मेंशन्ड है। तो अगर आप सैलरी पे कर रहे हैं तो उस केस में आपकी डिसअलाउंस हो जाएगी अगर आपने टैक्स नहीं काटा। तो ये चीज आगे लिख देते तो ज्यादा क्लैरिटी हो जाती। फिलहाल ये डिसअलाउंस में कवर्ड है। इसके अलावा आपका जो वेल टैक्स वगैरह है वो भी आप यहाँ पे एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। पेमेंट टू एनी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसके बाद एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय कंपनीज ऑन नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो इनकी कोई डिसअलाउंस नहीं है सेक्शन 40 में। इंटरेस्ट रॉयल्टी और फीस पेबल आउटसाइड इंडिया, तो अगर आप अगेन कोई इंटरेस्ट रॉयल्टी या फीस की पेमेंट कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में भी प्यारे दोस्तों यहाँ पे अगर आपने टैक्स नहीं काटा तो फिर आपका जो एक्सपेंस है इट इज गोइंग टू बी डिसअलाउड। ये सारी बातें सेक्शन 40 में आती हैं, आपके साथ डिस्कस भी कई बार हुई होंगी ये बातें। तो ए बी और ई वाले जो पॉइंट है ना उसमें डिसअलाउंस हो सकता है अगर आपने टैक्स नहीं काटा है, और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 का यहाँ पे बनेगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन। यूजीसी नेट कॉमर्स जून 2023 के पेपर्स के ऊपर डिस्कशन आपके साथ चल रहा है। आई होप आप इस डिस्कशन को एंजॉय कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं कि कैसे सवालों को अप्रोच करना है, अटेम्प्ट करना है, क्योंकि प्यारे दोस्तों ये चीज आपके अगले एग्जामिनेशंस के लिए काफी यूजफुल होने वाली है। आज के लिए सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।